Yes, good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Any doubts regarding the regarding what we have done yesterday? Ma'am, principle of significant Principles of management. Significant of management. which point? First point, ma'am. Science not rule of thumb. आप बताओ इसमें क्या आपको क्या लगा, क्या है ये बेटा? मैम हमने कहा यहाँ तक किया था, आप पूछ रहे थे ना। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, आगे करेंगे हम। ये टेक्निक्स थी उसकी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये। यस ओके आकांक्षा, आई विल डू इट टुडे। ओके मैम। Okay, everyone click at the option start video so that we can have conversation for 1 to 2 minutes, then we will start our work. Yes Prabjot, any doubt बेटा? कोई भी पॉइंट पूछना है तो बताइए। नो मैम। ओके ऋतिक, कोई क्वेरी, कोई डाउट बेटा? नो मैम। ओके आकांक्षा गोयल, और कोई डाउट बेटा? कुछ पूछना है जो हमने किया था अभी तक? नो मैम। ओके मानसी, कोई डाउट? नहीं मैम, नो मैम। ठीक है, बाकी भी क्लिक कीजिए स्टार्ट वीडियो ऑप्शन पे सो दैट आई कैन टेक अटेंडेंस। सब क्लिक कीजिए सो दैट आई कैन टेक अटेंडेंस। नुजरत, कोई डाउट बेटा? नो मैम। ओके नम्रता एक बात बताइए, हमारी जो अटेंडेंस होती है उसमें एक नम्रता है, एक नम्रता मुकेश है, आप नम्रता हो ना? यस मैम। ठीक है। हर्षल, एनी डाउट? अंशदीप, एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके आदित्य, वनीत, वंशिका, बेटे आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, बताइए कोई डाउट है, नहीं तो मैं आगे स्विच ओवर करूं। यस मैम। वीडियो ऑन कीजिए, अटेंडेंस ले लूं मैं। वंशिका, नरूला, कोई डाउट बेटे? नो मैम। ओके we are doing scientific management, principles of scientific management, and these are given by F.W. Taylor. चलिए let's continue with the same. Excuse me, ma'am. Is it visible to everyone? Yes. Okay. Excuse me, ma'am. Fine. Can I start now? Excuse me, ma'am. Okay. Be saying something. मैम जो क्वेश्चंस मतलब जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। हाँ बेटे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है पीछे सारे करने हैं आपको। फाइन। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, ये हम कर चुके हैं कि उसने अज्यूम किया था कि रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इन विच वी यूज इट हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज करेंगे, बल्कि हर मेथड का एक साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अच्छा, हार्मनी का मतलब क्या? आपको इस लाइन से कुछ हिंट मिल रहा है? कोई भी एक बताइए जिसको हिंट मिल रहा है, कुछ समझ आ रही है? हार्मनी का क्या मतलब होता है और डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? हार्मनी मींस अ टाइप ऑफ, वी कैन से पीस। बच्चे आपकी आवाज नहीं अच्छे से आ रही, फिर से बताओ हार्मनी क्या कह रहे हो आप?
Ma'am, harmony can be referred like as peace or something else. यस यस, हार्मनी मतलब होता है मिलजुल के काम करना, शांति, बिल्कुल, दैट इज हार्मनी। और डिस्कॉर्ड मतलब? Ma'am, I think so opposite of harmony. यस, डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि लड़ना नहीं है, पीसली काम करना है। अब किसने पीसली काम करना है, कैसे करना है, वो हम पढ़ेंगे। हार्मनी मतलब होता है मिल के शांति से, डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई। इसमें बेटा जब भी हम प्रिंसिपल्स करेंगे ना साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो हमेशा जो FW टेलर है वो हमेशा दो लोगों के बीच में लिंक चाहता था, दो इंडिविजुअल्स के बीच में। वो कौन कौन थे? ऑनर्स एंड वर्कर्स। फाइन। हम जब भी बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो FW टेलर क्या चाहता था कि वर्कर्स और ऑनर्स के बीच में एक लिंक होना चाहिए। ये हमेशा वर्कर्स के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि ये खुद स्टार्टिंग में एक वर्कर था, एक मैकेनिक था, और इसका मेन मोटिव क्या था? मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये कहता था कि वर्कर और जो मैनेजमेंट है, ऑनर्स है, उनके बीच में लिंक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब देखिए, harmony not discord. Factory system of production employed that managers served as a link between the owner and the worker. इसको अंडरलाइन जरूर करना कि जो मैनेजर होता है वो एक लिंक है वर्कर में और ऑनर के बीच में। फिर से सुनिए, मैनेजर जो है वो एक लिंक है ऑनर के बीच में और वर्कर्स के बीच में, ठीक। Since as managers they had the mandate to get work done from the workers. उसने कहा मैनेजर का ये काम है कि उसने अपने वर्कर से काम करवाना है। It should not be difficult for you appreciate that there always exists the possibility of a kind of conflict, the manager versus worker. उसने कहा है जब हम अपने वर्कर से काम करवाते हैं तो हमेशा कोई ना कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मैनेजर को लगता है मैं हायर क्लास का हूँ, वर्कर मेरे सामने लोअर क्लास का है, तो हमेशा आपस में क्या होता है? झगड़ा होता है। Taylor recognized this conflict helped none, the worker, the management or the factory owners. उसने कहा है इस झगड़े से किसी को फायदा नहीं होता, ना वर्कर को फायदा हो रहा है, ना मैनेजर को फायदा हो रहा है, ना ऑनर्स को। फिर से देखिए, उसने इसमें कहा है जो मैनेजर है वो लिंक है वर्कर के बीच में और ऑनर के बीच में। उसने कहा है जो मैनेजर है उसे काम करवाना है वर्कर से काम करवाते समय उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में किसी को फायदा नहीं होता, ना वर्कर को, ना मैनेजर को, ना ऑनर को। He emphasized that there should be a complete harmony, मेल जोल between the management and the workers. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने अंडरलाइन करनी है, यही लिखनी है। वो क्या कहता था? He emphasized, वो इसके ऊपर स्ट्रेस देता था कि पूरा हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, किसके बीच में? मैनेजमेंट में और बीच में वर्कर के बीच में। Both should realize each one of its important. इसको अंडरलाइन कीजिए, हर किसी को दूसरे की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए हर कोई एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। To achieve this, Taylor called for complete mental revolution. ये 1 नंबर में बहुत बार आ चुका है, what is mental revolution? उसने कहा इसलिए टेलर ने किसके ऊपर एम्फेसिस किया था? मेंटल रेवोल्यूशन on the part of both management and workers. It means, a mental revolution का मतलब है, it means that management and workers should transform their thinking. उनको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी? दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। In such a situation, even trade unions will not think of going on strike. उसने कहा ट्रेड यूनियन को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्ट्राइक कर दूंगा। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी फैनी विद द वर्कर। उसने कहा वर्कर्स को कभी स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए और मैनेजर को जो फायदा हुआ है अपने कंपनी में उसका फायदा अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। At the same time, workers should work hard. उसने कहा साथ ही साथ वर्कर्स क्या करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे। वर्कर्स करेंगे हार्ड वर्क
and be willing to embrace change the good of the company. वर्कर्स हमेशा मेहनत करेंगे ताकि कंपनी क्या हो और अच्छी बने. Both should be a part of family. उसने कहा वर्कर्स और मैनेजमेंट क्या है, दोनों फैमिली के पार्ट हैं. According to Taylor, scientific management has for its foundation the firm conviction that the true interest of the two are one and the same. उसने कहा है कि उनको ये पता होना चाहिए कि दोनों का इंटरेस्ट एक ही है और सेम है. एक इंटरेस्ट है दोनों का, क्या, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ. एक इंटरेस्ट है और दोनों का इंटरेस्ट सेम है. That prosperity for the employee cannot exist for the long time unless it is accomplished by prosperity for the employees and vice versa. उसने कहा है एम्प्लॉयर की ग्रोथ तभी होगी जब एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉय की ग्रोथ तभी होगी जब एम्प्लॉयर की ग्रोथ होगी. Japanese work culture is a classic example of such a situation. उसने कहा जापानीज ने हमें एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है इसकी. In Japanese companies, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल पता है कौन सा होता है कि जो आपका मैनेजर है वो एज अ पेरेंट ट्रीट करेगा. जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं ना, ऐसे पेरेंटल स्टाइल में जो मैनेजर होता है वो एक तरह आपके पेरेंट्स की तरह वर्कर्स का ध्यान रखता है. देयर इज कंप्लीट ओपननेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर. जैसे हमारे मम्मी पापा के साथ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि हम हर चीज बता देते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम परेशान होते हैं. ऐसे ही उसने कहा है कि वहां पे भी पूरी ओपननेस है मैनेजमेंट में और वर्कर में. इफ एट ऑल वर्कर्स गो टू स्ट्राइक, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं, दे वेयर अ ब्लैक बैच, वो ब्लैक बैच पहन लेते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं, बट वर्क मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ मैनेजमेंट. देखिए कितना उल्टा करते हैं वो. जब वो स्ट्राइक पे जाते हैं ना, एक तो ब्लैक बैच पहन लेते हैं, वो लड़ते नहीं है, वो सीधा ब्लैक बैच पहन लेंगे और वो और ज्यादा काम करेंगे ताकि मैनेजमेंट को उनके ऊपर सिंपैथी आ जाए, उनके ऊपर तरस आ जाए. जैसे हम हमारे पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती है, हम कुछ ऐसा करते हैं, पेरेंट्स समझ पे तरस करते हैं तो हमारी बात मानते हैं. ऐसे ही वो भी ऐसा करते हैं, वो ब्लैक बैच पहन लेते हैं और बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि मैनेजमेंट उनके ऊपर क्या करता है, सिंपैथी करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात मानते हैं. फाइन. अब एक बार बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना है? ये मैंने करा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हाँ जी, नुजरत, एनी डाउट? नुजरत जिसका नाम लूंगी एक बार क्लिक कीजिए स्टार्ट पे. ठीक है. कार्तिक, कार्तिक कोई डाउट बेटा? कार्तिक जी कहीं घूमने तो नहीं निकल गए? लग रहा है कहीं. हर्षल, हर्षल, Yes, ma'am. हर्षल जरा एक बार समझाओ Yes, ma'am. स्पॉट में मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, बताओ एक बार जरा. एक दो पॉइंट्स बताओ कोई भी रैंडमली. मैम पहला तो ये है कि मैम जो ये हार्मनी नॉट ये जो आप बोल रहे हो, ये जापानीज कल्चर का एक एग्जांपल है. जो जापानीज कंपनीज होती हैं वहां पर पार्टनर, जैसे पार्टनर वाले स्टाइल की मैनेजमेंट होती है. हाँ जी. जहाँ पे जो ऑपरेशन मतलब जो क्या कहते हैं, हम होते नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ कुछ होते हैं तो सब कुछ शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट और वर्कर होते हैं उनके बीच भी कोई मतलब ऐसे इश्यूज हिडन नहीं रहते, वो भी आपस में हर चीज शेयर करते हैं. और मैम अगर जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो ब्लैक बैच पहनते हैं. और मैम जब उन्हें सिंपैथी चाहिए होती है तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उनसे ना ज्यादा काम कर लेते हैं. वेरी गुड 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 गुड. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है मेरा. हाँ शिवानी, आप बताइए बेटा, एक बार कंक्लूजन बताइए. इसने तो लास्ट पैराग्राफ बताया, हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड की स्टार्टिंग बताइए. अब क्या 2 लाइनें लिखोगे सिर्फ हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड के बारे में, जो आपको लगता है मेन इंपॉर्टेंट 2 लाइंस है. शिवानी आप बताइए. मैम वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए. शिवानी आपकी आवाज नहीं सुन रही है बिल्कुल भी मुझे. और उन्हें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए. शिवानी बिल्कुल नहीं सुना कुछ भी. कुमारी नम्रता आप बताइए.
कुमारी नम्रता आप बताइए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे? कुछ बताइए, किसके बारे में है ये? बेटे मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुन रही है। निदित आप बताओ, निदित आप बताओ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या है? मैम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये मतलब है, आपकी आवाज आ रही है, अच्छे दोबारा से बताओ। हाँ स्टार्टिंग करो निदित, हाँ बोलो। मैम इसका ये मतलब है कि वर्कर्स के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए, ना नहीं कि नहीं डिस्कॉर्ड। नो नो नो, वर्कर्स के बीच में नहीं, किन दो पार्टीज के बीच में हार्मनी होनी चाहिए? ध्यान से। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हाँ ये ध्यान से बोलना है, सिर्फ वर्कर्स नहीं बोलना है, वो अलग बात हो जाएगी। अगर आप कहोगे वर्कर्स तो इसका मतलब सारे वर्कर्स के बीच में हार्मोनी चाहिए, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ये वाले प्रिंसिपल्स में। यहाँ दो पार्टीज हैं, कौन सी पार्टी है? वर्कर और मैनेजमेंट। देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट। हाँ और बताओ कुछ निदित, और बताओ। और मैम इतना ही पता अभी तो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप ऋतिक आप बताओ, ऋतिक आप बताइए कुछ और। यस मैम। मैम इसमें मैम वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक होता है मैनेजर। हाँ ठीक है। और मैम इसमें हर एक की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए दूसरे से। यस गुड। हम ये कहेंगे कि दोनों पार्टीज के बीच में, वर्कर और मैनेजर के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे जो मैनेजर है वो लिंक है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। उसकी नेक्स्ट हम कहेंगे कि लिंक है तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है इन तीनों के बीच में। उन कॉन्फ्लिक्ट में तीनों में से किसी को फायदा नहीं होता है, इसलिए टेलर ने इंसिस्ट किया है हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए, तीनों को ये सोचना चाहिए कि तीनों का एक ही इंटरेस्ट है और वो भी सेम है। फाइन, एक इंटरेस्ट और वो ही सेम है। तो इसीलिए और ये भी सोचना चाहिए कि वर्कर की जो एम्प्लॉयर्स है उसकी प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉय से है और एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉयर से है। बस बेटा आप जब भी हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड लिखोगे ना, एक चीज का ध्यान रखना है कि दो पार्टीज यहाँ कौन है? वर्कर ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप्स। ठीक है फाइन। अब नेक्स्ट आ गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इससे क्या अंदाजा लग रहा है आपको? कोई एक बताइए, आपको कुछ लग रहा है इससे? वर्कर और मैनेजमेंट। हाँ बोलो मानसी। मैम कॉपरेशन का मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, काम करते समय एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। हाँ नॉट ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब ऐसा होना चाहिए कि सबको कॉपरेट करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट को एक पर्सन पसंद है कि उसी को ही कॉपरेट करे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली नहीं कॉपरेट करना चाहिए, सब पूरे जितने ही वर्कर वहाँ काम करे सबको कॉपरेट करना चाहिए काम के लिए। ठीक है बेटा, देखो उसने कहा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन मतलब होता है मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए। नॉट इंडिविजुअल का मतलब होता है मैनेजमेंट ग्रुप को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और उधर से वर्कर ग्रुप को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये मतलब है इंडिविजुअलिज्म का। फाइन। फिर देखो कॉपरेशन का मतलब है दोनों ग्रुप, यहाँ दो ग्रुप कौन है? मैनेजमेंट ग्रुप, वर्कर ग्रुप, दोनों के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म मतलब होता है अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैनेजमेंट को ये ना हो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे, और वर्कर ना हो सिर्फ ये सोचे कि मुझे तो सैलरी चाहिए, प्रॉफिट हो ना हो। और वर्कर क्या कहे, प्रॉफिट तो मैं रखूंगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। क्लियर है? तो अपने अपने बारे में ना सोचो, बल्कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे। अब मैं पढ़ रही हूँ। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. उसने कहा दोनों ग्रुप्स के बीच में पूरी कॉपरेशन होनी चाहिए। This principle is the extension of principle of harmony not discord. इसको अंडरलाइन करना है। ये एक नंबर में आता है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्सटेंशन का है, हमें पता ही नहीं चलता बेटा, ऐसे अजीब अजीब से एक नंबर में बन के आते हैं। तो दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उस प्रिंसिपल को और बढ़ाया गया है, तो ये आ गया। कंपटीशन, अच्छा कंपटीशन एंड कॉपरेशन। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? अच्छा कंपटीशन कॉपरेशन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए आपस में कि कॉपरेशन होना चाहिए? ये एक डिबेट का टॉपिक भी है। मैम कॉपरेशन होना चाहिए। मैम कॉपरेशन होना चाहिए। कॉपरेशन क्या होना चाहिए नुसरत? कॉपरेशन होना चाहिए।
कंपटीशन होना चाहिए। अच्छा, और कोई बताइए? कॉपरेशन कॉपरेशन होना चाहिए मैम। कॉपरेशन होना चाहिए। हाँ बेटा, एक्चुअली पता है इसमें क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कंपटीशन होता है, देखो कंपटीशन भी कई बार एसेंशियल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो कि हम जब तक पढ़ते हैं तो हमारे पास एक ही घंटा है, ठीक है, एक बुक एक ही को मिल सकती है, तो हम कहेंगे ना मुझे पढ़ने दें। आपस में कंपटीशन है नहीं कि मैं चाहती हूँ मेरे नंबर याद आए, हाँ मैं उसके साथ शेयर करूंगी पर मैं चाहती हूँ मेरे नंबर याद आए। कॉपरेशन का मतलब होता है कि हमें मिलके काम करना चाहिए। हम जब इंडस्ट्री लेवल में जाते हैं, हायर लेवल में जाते हैं, तब कॉपरेशन काम आता है। क्यों कॉपरेशन काम आता है? क्योंकि अकेला लीडर कुछ नहीं कर सकता, उसे अपनी सारी पार्टी को मिलके चलना है। कंपटीशन किस लेवल में काम आता है? जब हम अभी सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, लेकिन कंपटीशन के साथ कॉपरेशन भी होना चाहिए। अगर अकेला कंपटीशन होगा तो हम कभी सक्सीड नहीं कर पाएंगे, क्लियर है? लेकिन ऊपर जाके, हायर में अथॉरिटी में जाके कंपटीशन फ्लोरिश नहीं करता, कॉपरेशन फ्लोरिश करता है। क्यों? क्योंकि एक काम एक पर्सन नहीं कर सकता, बल्कि हम सबे मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। फाइन। अब देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. Competition should be replaced by cooperation. उसने कहा है competition को बिल्कुल खत्म करो, बल्कि उसकी जगह कौन सा वर्ड लेके आओ? कॉपरेशन। ध्यान से सुनिए, कंपटीशन को खत्म कर दो, कंपटीशन को रिप्लेस कर दो, कंपटीशन वर्ड को आउट कर दो। उसकी जगह क्या वर्ड आना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? हमेशा कोऑपरेशन। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। दोनों को दोनों समझें कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। फॉर दिस, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। उसने कहा है कि ये कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए कॉपरेशन के लिए? उसने कहा है अगर आपका एम्प्लॉय कोई आपको सजेशन देता है तो उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि अरे ये क्या बताएगा, इसको बड़ा कुछ पता है, कहानी बंद कर लो। नहीं, आप उसकी सजेशन को सुनो। They should be rewarded for their suggestions which result in substantial cost in reduction. उसकी सजेशन सुनो, और अगर उसकी सजेशन से आपकी कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो रही है, तो उसको रिवॉर्ड दो। They should be part of management. If any important decisions are taken, work should be taken into confidence. उसने कहा है वर्कर्स को मान के चलो कि तुम्हारी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, और अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो तो मैनेजमेंट को भी बताओ, उसको भी कॉन्फिडेंस में लो। बेटा इसमें पता है क्या हुआ था, एक बार केस स्टडी आई थी, केस स्टडी में सिर्फ ये लाइन लिखी हुई थी, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय एम्प्लॉयज। ये लाइन लिख के कहा था आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, और बच्चे नहीं ढूंढ पा रहे थे, बच्चे कंफ्यूज थे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ऐसी ऐसी लाइनें बीच में से निकल के केस स्टडी बनती हैं। तो प्लीज एक एक लाइन को दो दो बार अच्छे से पढ़ो ताकि आपको याद रहे कि ये लाइन किसकी है। ऐसे बीच में से निकल के बन जाती है केस स्टडी। ठीक, फिर से देखिए। हाँ जी मैम, फिर इसका आंसर होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हाँ जी बेटे, ऐसे देखो बीच बीच में से लाइनें निकल के आती है इसकी केस स्टडी की। पता है कैसे करेंगे? वो बीच में से कोई भी कहां से लाइन पिक करके पूछेंगे ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो आप तभी बता पाओगे अगर आपने सारी लाइनें पढ़ी होंगी। फाइन, आगे करें। मैम, और PA2 का कुछ सिलेबस, PA2 सुनने में आ रहा है कि होंगे मैम हमारे PA2। क्या बेटे? PA1 मैम, PA1 होंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली होंगे, और डिजिटल होंगे वो भी एग्जाम्स आपके। हाँ मैम, सुनने में आया है। हाँ आपके होंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना बेटे, ताकि पता चले कि स्टूडेंट्स ने कितना ग्रैस्प किया है, कितना कितना लर्न किया है ना। कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे मल्टीपल हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, पर कुछ ना कुछ तो होगा। फाइन, चलिए आगे करें। They should be the part of management, and if any important decisions are taken, workers should be taken into confidence. ठीक है। At the same time, workers should desist from going on strike and making unreasonable demand on the management. उसने कहा वर्कर्स को भी सोचना चाहिए कि हम फालतू में स्ट्राइक में नहीं जाएंगे, और अनरीजनेबल डिमांड, फालतू की डिमांड्स मैनेजमेंट को नहीं देंगे। ठीक,
In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need for even a trade union. अब उसने कहा ट्रेड यूनियन की भी जरूरत नहीं है. वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उन दोनों की गुडविल एक दूसरे के लिए अच्छी होनी चाहिए. तो ट्रेड यूनियन की, वैसे ट्रेड यूनियन क्यों बनती है? ताकि वर्कर्स अपनी मांग की ट्रेड यूनियन को बताएं, ट्रेड यूनियन जाके किसको बताए? मैनेजमेंट को. पर उसने कहा है मैनेजमेंट और वर्कर आपस में ओपन होने चाहिए, तो अपनी राय अपनी बात खुद ही कर लें, तो ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं है. पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby employer take care of the needs of employers. ये कौन सा स्टाइल होता है? पेरेंट से रिलेटेड. ये ऐसा स्टाइल है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो ध्यान रखता है, केयर करता है एम्प्लॉयर्स की. वुड प्रिवेल्स एंड इन द केस ऑफ जापानीज कंपनी में ये फॉलो किया जाता है. According to Taylor, there should be an almost equal division of work and responsibility between workers and management. उसने कहा पूरा काम और responsibilities दोनों में share होनी चाहिए. All the day long, the management should work almost side by side with the worker, helping, encouraging and smoothing the way for them. उसने कहा मैनेजमेंट को वर्कर के साथ काम करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको समय समय पे इनकरेज करना चाहिए और उसका रास्ता स्मूथ करना चाहिए. मतलब कि उस वर्कर को हमेशा मैनेजर को गाइड करना चाहिए, काउंसिल करना चाहिए, उसकी दिक्कतों को हल करना चाहिए ताकि वो स्मूथली अपना काम करे और हमारे रिलेशंस वर्कर और मैनेजमेंट के एनहांस. ठीक है, फिर से देखिए कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप्स जो है वो अपने अपने बारे में नहीं सोचेंगे, पर दोनों में क्या होगी? कॉपरेशन होगी. कॉपरेशन का मतलब क्या है? दोनों रियलाइज करेंगे दोनों एक दूसरे की जरूरत है. सबसे पहले उसने वर्कर्स के पॉइंट के बारे में कहा है कि मैनेजर को वर्कर की सजेशंस को सुनना चाहिए. फिर से सुनिए, मैनेजर को वर्कर की सजेशंस को सुनना चाहिए और अगर किसी ने ऐसी सजेशन दी है जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो उसे हमें रिवॉर्ड देना चाहिए. फिर उसने कहा है कि मैनेजमेंट में कोई जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होंगे उसमें वर्कर को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए. ये सब वर्कर्स के लिए. अब वो क्या कह रहे हैं? अब मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि वर्कर्स को फालतू में स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए. फिर वो कह रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट में, तो हमें ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं है, जैसे कि जापानीज कंपनी में है. पैटर्नलिस्टिक सिस्टम है किसका? मैनेजमेंट का. फिर लास्ट में वो कह रहा है कि इक्वल डिवीजन होनी चाहिए वर्क की. अब ये भी आ सकता है कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें लिखा है कि इक्वल डिवीजन होनी चाहिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा था. उसने कहा इक्वल डिवीजन होनी चाहिए वर्क की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वर्कर में और मैनेजमेंट में. और जो मैनेजमेंट है वो सारा डे लॉन्ग अपने वर्कर की साइड पे साइड चलेगा, मतलब कि उसको हर समय इनकरेज करेगा, हेल्प करेगा ताकि वो अपने काम को स्मूथली कर पाए. डन? किसी को पूछना है कुछ? हाँ जी, पूछ लूं मैं किसी से भी? फिर किसी को मुझसे नहीं पूछना तो चलो ठीक है, गुड. आज स्टूडेंट्स कम हैं. अच्छा, प्रभजोत. यस प्रभजोत, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? उसका माइक डिस्कनेक्ट है. ओके. हाँ, तभी कुछ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे. अच्छा मनप्रीत. यस मैम. बेटे थोड़ा सा समझाओ कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म के बारे में थोड़ा सा बेटे. मैम कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. हाँ जी. और इसमें है कि जो देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. यस. उसमें कोई भी तरह किसी भी तरह का बीच में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, जैसे ट्रेड यूनियन दोनों को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सीधे बात कर सके. यस. एंड वो अपने सारे मैटर डिस्क्लोज कर सके किसी भी हेजिटेशन के बिना. Yes. जो भी उनके डिमांड्स हैं, और उन्हें कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रखनी चाहिए
वर्कर्स को, जिससे कि मैनेजमेंट को कोई तकलीफ हो। यस, हाँ ठीक है, गुड। तो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स करा दिए मैंने, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये इजी है, बस ये टिपिकल तब बन जाते हैं जब ये बीच में से एक लाइन केस स्टडी में डाल देते हैं, तो हमें समझ नहीं आती, इसलिए आपको हर पैराग्राफ को इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिविजुअल एफिशिएंसी, देखो इसमें से नाम से क्या पता चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसके नाम से पता चल रहा है कि हर एक बंदे को ना अच्छे से डेवलप करना है, सिंपल पता चल रहा है ना, हर एक पर्सन को, मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं ना, आपने कुछ ऐसा करना है कि वो अच्छे से डेवलप हो। अब देखते हैं कैसे। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसेस। उसने कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री कितनी एफिशिएंट है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर के लोग कितने कॉम्पिटेंट है। जितने ज्यादा एक्सपर्ट लोग ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उतनी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छी चलेगी। तो आपको पता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, जिनको पूरी नॉलेज है काम की, जिसको नॉलेज होगी काम की, वो कोई वेस्टेज नहीं करेगा, रिसोर्सेज ऑप्टिमल यूटिलाइज करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा। तो उसने कहा है कि इंडस्ट्री की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहां के लोग कैसे हैं, उनमें क्या कॉम्पिटेंसीज है, क्या कैपेबिलिटीज हैं। एज सच साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर द वर्कर डेवलपमेंट। उसने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, वर्कर की ग्रोथ। ध्यान रखिए बेटा, इसमें जो टेलर ने दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसने मेन स्ट्रेस किसके ऊपर डाला है, वर्कर के ऊपर। ठीक है, देखो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, तीनों में वर्कर आया कहीं ना कहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में वर्कर आया है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में वर्कर आया है, साइंस में वर्कर आया। क्यों, उसने कहा था ना कि हर काम को साइंटिफिक वे से करो, कि अगर किसी ने पिन्स उठा के भी रखनी है तो इतना काम मत वर्कर को दो कि उसकी अननेसेसरी मूवमेंट हो, वो वर्कर ना थके। उसने कहा था ना वर्कर को थकाना नहीं है, ऐसे मेथड ढूंढो जिससे कि हमारा वर्कर ना थके, वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो वो हर चीज को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है, वर्कर के। वो वर्कर की ग्रोथ चाहता है, वर्कर की ग्रोथ होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। As such, scientific management also stood for worker development. Worker training was essential also. Worker training was essential also to learn the best method. उसने क्या वर्कर को ट्रेनिंग दो, उसको क्या पता बेस्ट मेथड कौन सा है, वो तो इतना एजुकेटेड नहीं है। वर्कर को ट्रेनिंग दो, देखो सबसे पहले ऊपर ट्रेनिंग वर्ड है, डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग होता है। वर्कर को ट्रेनिंग दो ताकि वो सीखे बेस्ट मेथड क्या है, डेवलप एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। उसने कहा है वर्कर को आप सिखाओ कि बेस्ट मेथड कैसे निकलेगा साइंटिफिक मेथड से। Taylor was of the view that the concern for efficiency shall be built in right from the process of employee selection. उसने कहा efficiency को कब देखो, जब employee को select करते हो। इसका मतलब है जो पर्सन जिस चीज की नॉलेज है उसको वही काम दो। Each person should be scientifically selected. Scientifically selected का मतलब है right person को right job दो। ये नहीं कि चलो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, इसकी वैकेंसी है, चलो इस ये तो वो भी करा लेगा, ऐसे नहीं। उसको जो काम में जो एक्सपर्ट है उसको उसी का काम दो, ये होता है साइंटिफिक। बेटा पहला नहीं होता ना, पहले ऐसे होता था स्टार्टिंग में कि मुझे जॉब की जरूरत है, चलो आ जाओ, कौन सा काम करोगे, वो कहता था कोई भी कर लूंगा, तो हम रख देते थे। लेकिन नहीं, उसने कहा ऐसे नहीं करना है, उसकी क्वालिफिकेशन पूछो, उसकी एक्सपर्टाइज पूछो, उससे करवा के देखो। जिसका जो काम है इसे बोलते हैं साइंटिफिकली सिलेक्टेड। ईच पर्सन शुड बी सिलेक्टेड साइंटिफिकली। The work assigned should suit her or his physical, mental, intellectual capabilities. इसको अंडरलाइन करना है। जो काम जिसको दो उसकी पर्सनालिटी को, उसकी नॉलेज को सब सूट करना चाहिए। क्लियर? जैसे सपोज कीजिए हमने किसी को मार्केटिंग का काम देना है, तो कैसे पर्सन को देंगे? एक तो उसको हमेशा लोगों से मिलना है, तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए प्लीजिंग। प्लीजिंग मतलब है खुश मिजाज का होना चाहिए, वो कभी कभी इरिटेट ना हो। दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो उसने कहा कि जिस पर्सन को जो काम देना है उसकी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को देखो टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ये तो उसने कहा है कि सिलेक्शन करने की बात है। अब आपने पर्सन को रख लिया, अब उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे?
दे शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उनको बार बार ट्रेनिंग दो। अब सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपने एक नया कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप क्या करोगे? जो आपके एम्प्लॉयज है वो कह रहे हमें तो आता नहीं, तो आप क्या कहोगे? तुम निकलो यहाँ से। नो, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। कोई नया सिस्टम होता है, जैसे अब आप हमारे स्कूल में देख लीजिए, सब टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं। टीचर्स को पहले तो नहीं आता था, पर स्कूल वालों ने या टीचर्स ने अपनी स्ट्रगल करके, स्कूल वालों ने स्ट्रगल करवा के सबको सिखाया ना, तो इससे क्या होती है? हर किसी की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो उसने कहा है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। कैसे करनी है? दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग। ऐसा तो नहीं है स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है कोई नहीं पढ़ा रहा, सब पढ़ा रहे हैं। जिसको नहीं आता था उसने भी कैसे ना कैसे ट्रेनिंग ली है। तो दे आर टेलिंग द इंक्रीज देयर शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। आगे देखो इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट एम्प्लॉय शुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उसने कहा था जो अच्छे एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनको आपको दूसरे एम्प्लॉय से अलग करना चाहिए। वो करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फायदा भी दो, उन्हें ज्यादा पैसा दो। अच्छा एक बात बताइए विनीत, आपके लिए क्वेश्चन है, अनएफिशिएंट एम्प्लॉयज भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज भी, एफिशिएंट एम्प्लॉयज ज्यादा प्रोड्यूस करे, हम उनको ज्यादा दे रहे हैं, तो इनएफिशिएंट तो परेशान नहीं हो जाएगा? हाँ विनीत बताओ। मैं अगर एफिशिएंट अपन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैम मतलब मैम क्या क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? नहीं, मेरा मतलब है जैसे सपोज करो विनीत, हमने एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, 100 करने हैं, और एक हमारा एफिशिएंट एम्प्लॉय है जिसने कि बहुत अच्छे तरीके से करे, उसने 110 कर दिए, बाकी सब 100 ही करके गए हैं। तो आपको क्या लगता है हमें 110 वाले को अलग से कुछ देना चाहिए? जहां हमने तो 100 ही करे थे, तुमने क्यों 110 करे? तुम्हें क्या लगता है? मैम 110 वाले को मैम थोड़ा मतलब उसको ज्यादा वो है मैम, या फिर मैम सबको ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, उसको ज्यादा देना चाहिए। इससे क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस कराए। बिल्कुल, इससे क्या होगा? दूसरे मोटिवेट होंगे और वो खुद भी तो मोटिवेट होगा कि मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो एफडब्ल्यू ने टेलर ने कहा, ये आगे जाके और बताएगा, ये टेक्निक्स है ना उसमें आएगा। ये एफडब्ल्यू टेलर कह रहा है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज में हमें अलग डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए। एफिशिएंट को ज्यादा देना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा एफिशिएंट एम्प्लॉय और मोटिवेट होगा, क्योंकि हमारे काम का कौन है? एफिशिएंट ही तो है। लेकिन हम दूसरे को नहीं निकालेंगे, क्यों? दूसरा हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉय को देख के और स्ट्रगल करेगा, हाँ और स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो इससे हमारी ग्रोथ की क्या हो? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। और मेन प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, ठीक। तो एक बार देखिए, दिस विल एंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। कंपनी को भी फायदा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, वर्कर को भी फायदा होगा, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? तो लास्ट वाला पॉइंट बता रही हूँ फिर से आपको। उसने कहा है कि हम जब भी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की, ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, तो उसने कहा है कि किसी भी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड करती है वहां के लोगों की, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है कि हम अपने वर्कर्स को साइंटिफिकली क्या करेंगे? वर्कर्स को ये बताएंगे कि बेस्ट मेथड क्या है करने का, ये पर कैसे होगा उनको हम सिखाएंगे। और दूसरी बात उसने कहा है कि जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे तो साइंटिफिकली वे से सिलेक्ट करेंगे। साइंटिफिकली वे से सिलेक्ट करने का मतलब होता है उस पर्सन को वही काम असाइन करेंगे जो काम वो जिस काम के लिए वो कैपेबल है। इससे क्या हो? और उसकी सिलेक्शन के बाद, हाँ पहले तो साइंटिफिकली सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद हम उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। फिर उसने तीसरी बात कही है कि जो हमारे एफिशिएंट वर्कर्स हैं जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम उनको ज्यादा देंगे। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी कंपनी की और वर्कर्स की। तो ये बेटा इसके सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले था साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू इट्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा मैं आपसे ये टेक्निक्स पहले इनके प्रिंसिपल्स चारों के चारों सुनूंगी, बहुत अच्छे से पॉइंट्स में लर्न करके आना, पूरे अच्छे से पॉइंट्स, ये पॉइंट है पहले आपसे सुनना है मैंने, उसके बाद मैं आगे कराऊंगी। फाइन? ओके मैम। हाँ जी, और कुछ? ओके मैम। तो काम प्रिपेयर विद द टेस्ट नेक्स्ट टाइम, ठीक है मैम एक्सक्यूज मी।